अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज आखिरी यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके शुरू करेगा और इसके ए लेवल्स के एतबार से 4 चैप्टर हैं आई थिंक। तो लेट्स सी कि हम इसको कितनी वीडियोस में कवर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट तो आसान ही है, आपके जहन में होगा भी कि आपके पास 2 बुनियादी स्टेटमेंट्स हैं जिनको लेकर हम एनालिसिस करेंगे। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट कह लें उसको, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कह लें इसको। प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलता है कि कंपनी की कितनी इनकम्स और कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, किस किस मद में है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट मिलती है, यानी कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज़, कितनी ओनर इक्विटी मौजूद है। तो ये इन्होंने एक थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स दिया है आपको कि इस शक्ल में हो सकती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें शुरू में रेवेन्यू आ गया, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स डिडक्ट की, प्रॉफिट आ गया। फिर प्रॉफिट में से जो मज़ीद ऐसे काम हैं जो कि आपके ऑपरेशंस हैं, जो कि डायरेक्टली आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो ऐड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कह सकते हैं इनको। और आखिर में जो है वो इसमें जो है वो हम डिविडेंड इशू करते हैं। उसके बाद सिचुएशन फाइनल आती है कि रिटेन अर्निंग कितनी थी और डिविडेंड कितना इशू हुआ। क्या मतलब हुआ, जैसे कंपनी ने 3060 जो है वो रेवेन्यू अर्न किया, यानी इतने का बेचा सामान, जिसमें से कि सामान की सेल्स की जो कॉस्ट थी, उस सामान की जो बेचा उसकी कॉस्ट थी वो 1840 था। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो 1220 आया, इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। यानी अभी इसमें से और एक्सपेंसेस माइनस होने हैं। ये सिर्फ वो प्रॉफिट है जिस जो हम देख रहे हैं कि अगर सामान बेचा था तो वो लिया कितने का था और उसमें से माइनस करें तो आपको एक लमसम प्रॉफिट की फिगर मिलती है। इस एरिया को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। फिर पीएलएस सेक्शन कहते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन कहते हैं, जहां इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर इसमें से दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अब दूसरे एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डिप्रिसिएशन हो सकती है, आपकी वो सारे एक्सपेंस हो सकते हैं जो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हुए हों, जैसे मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी है, या और कोई ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आप इसलिए इनकर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सेल कर सकें, जैसे कि सेल्स के ऑफिस का रेंट है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। उन्होंने बहुत सिंपल करके दिया है। इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग, जैसे कि आपने कुछ ऐसी ली है इस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो यहाँ आएगी। टैक्स यहाँ आएगा और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। जैसे कि यहाँ पे 448 प्रॉफिट है, इसमें से 200 हमने जो है वो शेयर होल्डर्स को मार दिया और 248 हमने रोक लिए। इसको रिटेन अर्निंग कहेंगे, अपने फ्यूचर किसी यूज़ के लिए बिजनेस में रोक लिए। तो ये हो गया जनरल, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। फिर यूजेस क्या हैं। जाहिर है अगर आपको पता चल गया कि आपके हर तरह के एक्सपेंसेस और हर तरह के रेवेन्यूज़ इसमें आ रहे हैं, तो जो भी फ़ायदा किसी डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपेंसेस की का होना है, एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन का होना है, जो भी फ़ायदा हमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का होना है, जो भी फ़ायदा हमें रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन से होना है, वो सारा का सारा हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो पूरे साल में क्या एक्सपेंसेस रहे, कितनी डेप्रिसिएशन हुई, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना रेंट दिया, क्या एक्चुअल कॉस्ट थी गुड्स की जो कि बेचे, उसके ऊपर दूसरे एक्सपेंडिचर्स कितने परसेंट आए। तो बहुत सारी फिगर्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं और बिज़नेस के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ 10 की ख़रीदी और 20 की बेची, तो आपने कहा अरे वाह, ये तो डबल का फ़ायदा है, मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन है इसमें। पता चला उसके अंदर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने आ गए कि आपको वो 22 की पड़ी और आप 20 की बेच रहे थे। तो आप कॉस्ट की फिगर्स में जाके देख सकते हैं कि क्यों आपका जो कॉस्ट बढ़ी हुई है इन्फ्लेटेड क्यों है, और उसकी मदद से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी इस स्पेसिफिक कॉस्ट पे काम करूं। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि जी मैं 22 का ले रहा हूं और 20 का बेच रहा हूं, तो मुझे कहाँ अपनी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, तो वो अपनी पीएलएस को देख के अंदाज़ा लगा सकता है। ये बहुत क्रूड सी बात मैंने समझाई आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई एक बात कि पीएलएस का इस्तेमाल क्या है। पीएलएस का इस्तेमाल बिजनेस मैनेजर करेगा,
डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से। शेयर होल्डर करेगा ये देखने के लिए कि बिज़नेस से कितना कमाया, हमें कितनी अर्निंग दी, डिविडेंड कितना दिया, रिटेन अर्निंग कितनी रखी, क्यों रखी। बैंक मैनेजर कर सकता है ये देखने के लिए कि इस बिज़नेस को लोन देना है कि नहीं देना। गवर्नमेंट देख सकती है कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, टैक्स प्रॉपर्ली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो कंपनी जिसके के डिसीजंस या जिसकी के पीएलएस को लेकर बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे, तो उस कंपनी की पीएलएस वाकई एक्यूरेट बने, इस बात को इंश्योर किया जाए। अब ये इंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ऐसी कंपनीज जो कि पब्लिक में अपने शेयर सेल करती हैं, उनकी पीएलएस जो है वो थर्ड पार्टी बनाती है। ये बाय लॉ किसी ऐसी कंपनी से बनवाना है उन्होंने जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो, वो उनकी इनकम्स को और एक्सपेंडिचर्स को देखे और उसके मुताबिक उसको साइन करे कि जी ये सही है, तो वेरीफाइड होती है। ठीक है जी। प्रॉफिट्स को लेकर इन्होंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर रिपीट हो सकता है। आपने एक ऐसा प्रॉफिट अर्न किया जो कि आपकी वाक़यतन बिज़नेस प्रोसेस का नतीजा है, वो हाई क्वालिटी प्रॉफिट कहलाएगा। और जो वंस ऑफ कोई ऐसा काम किया है कि इत्तेफाक से इस साल आपने अर्न कर लिया है और जो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, तो वो लो क्वालिटी प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, अब फिर ये बात हो रही है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट किस तरह से होंगी, तो उसको लेकर कुछ डिस्कशंस हैं। बिज़नेस की प्रैक्टिस की जहाँ तक बात करें तो बिज़नेस की ये प्रैक्टिस होती है कि जब वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बना लेते हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं और बहुत दफ़ा उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिनमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसी हवाले से कोई सवाल आपके पास आ भी सकता है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसके बाद पता चला कि कुछ चेंजेस हुए और वो चेंजेस जो हैं वो अब हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपको देखना होता है कि ये इनकॉर्पोरेट कहाँ किए जाएंगे और फिर अमेंड करने के बाद एक नई स्टेटमेंट दोबारा बनानी होती है। इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो स्टेटमेंट वैसी ही बने जैसी पहले बनी थी, यानी उसका फॉर्मेट वही रहे। तो जैसे कि यहाँ आप देखिए कि इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, पूरी एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दी है और ऊपर बताया है कि एस्टिमेटेड है, इसमें कुछ चेंजेस होने हैं। अब चेंजेस में उन्होंने नीचे कुछ चेंजेस दिए हैं कि ये चेंजेस हमने एक्सपेक्टेड हैं या ये चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं कि वो ईच यूनिट सोल्ड वाज फॉर 4 नॉट $3, जबकि यहाँ $3 लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड इज़ 1.6 जबकि यहाँ 1.0 लिखा हुआ है। ओवर एक्सपेंस 25% से बढ़ाओ, ओवर एक्सपेंस 4000 है तो उसका 25% 1000 होता है, तो यानी 5000 कर दो इसको। इसी तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट जो है 50% से कम कर दो। इसी तरह से आप ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अमेंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज्ड बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज। तो पहले तो इस साल की अमेंड करें और इस बात का ख्याल रखें कि अगले साल जब हम स्टेटमेंट बनाएं तो ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 तो ये है ना कि नया प्रॉफिट एंड लॉस आपने बना लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। इसका सवाल नंबर 2 इन्होंने दिया कि पिछली स्टेटमेंट जो आपने देखी उसमें ये चेंजेस करके एक और बना दें नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर की, और फिर बताइए कि क्या ये कराची ट्रेडर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये चेंजेस जो हैं वो आप करना आपको पड़ेंगे और ये कोई ऐसे टेक्निकली बहुत मुश्किल चेंजेस नहीं है। कहीं अगर 20% से बढ़ाना है तो देख लीजिए वो अमाउंट में क्या चेंज आएगा। ये अकाउंटिंग एंट्रीज़ आपसे नहीं मांग रहे। अकाउंटिंग में तो अगर आपके पास कोई चेंज आता है तो आपको उसको डबल एंट्री से गुजारना पड़ता है, तो ये आप डायरेक्टली चेंजेस जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात। ये जहन में रहे कि जब कोई चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये दो डायरेक्शन जहन में रखनी है आपको। ये देखें जनाब, एक बात और इसमें सामने आती है कि एक टेबल इन्होंने दिया है, उसको देख के वही बात आपको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंज होगी तो उससे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे असर पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर पे पड़ेगा, रिटेन अर्निंग पे पड़ेगा, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस बढ़ेगी तो भी इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस कम होगी तो भी पड़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट पे पड़ेगा,
बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटेन अर्निंग सभी गिरेंगी। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे कि डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि डिविडेंड ज़्यादा देंगे तो अगेन रिटेन अर्निंग कम हो जाएंगी। अब आप बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट भी आसान है। देखें, आपको एग्जांपल दिया हुआ है हमने आपके सामने कि इसमें सारी एसेट्स इंक्लूड हो गई, सारी इक्विटीज और लाइबिलिटीज इंक्लूड हो गई। दो साइड्स होंगी इसकी। ऑल द एसेट्स, द सम ऑफ ऑल एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। एसेट्स को हम तोड़ लेते हैं इस तरह से कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, या इस तरतीब में हम देते हैं। तो पहले नॉन करंट उन्होंने लिख दिया, यानी ऐसी चीज़ें जिनको कि रेडिली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है। उसके अलावा कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं उनको जो कि हम फिज़िकली देख नहीं सकते लेकिन हमारे पास होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, हमारे पास लाइसेंसेस हैं कुछ, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और उसके बाद उन्होंने करंट एसेट्स की हेडिंग दी है, जिसमें इन्वेंट्रीज हैं, ये जल्दी से कन्वर्ट हो सकती हैं कैश में। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी एसेट होती है जो कि हमें मिलने हैं, अभी मिले नहीं हैं, कैश तो होती ही है करंट एसेट। और इन सब का सम करके यहाँ पे टोटल लिख दिया, टोटल एसेट्स। दूसरी साइड पे हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज़ और इक्विटी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें कि ट्रेड पेबल्स जो हमें अभी जल्दी पे करने हैं, या शॉर्ट टर्म लोन जो हमने बैंक वगैरह से लिए हुए हैं। उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। और टोटल लाइबिलिटी का निकाला। और इक्विटी का मतलब होता है कि ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो शेयर कैपिटल कितना है, 200 है, रिटेन अर्निंग कितनी है, वो इतनी है, तो टोटल इक्विटी निकल के सामने आ जाती है। ये बेसिक पैटर्न है। और वंस अगेन इसको कौन इस्तेमाल करेगा? वही सारे लोग जो कि इनकम स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे वो बैलेंस शीट को भी यूज़ करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ कर रहे थे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी यूज़ करेंगे। और इससे बहुत सारे फार्मूला ड्राइव किए जा सकते हैं। करंट एसेट्स ज़्यादा हैं कि कम हैं, वर्किंग कैपिटल कितना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने लोन्स लिए हुए हैं, इससे बहुत सारे रेशोस निकल के आते हैं, जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जांचा जाता है और ये फैसला किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये फैसले जो हैं हम इन अकाउंट्स को देखकर करते हैं। ये इन्होंने डिटेल दोबारा समझा दी जो मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या क्या होती हैं लाइबिलिटीज़ या एसेट्स वगैरह। इसमें भी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और जाहिर है जहाँ अमेंडमेंट होगी नेचुरली उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंस आएगा। बस ये बात याद रखनी है कि इस सूरत में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो अगर आप कोई एक जगह चेंज देख रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा चेंज भी यकीनन होगा। ठीक है जी, तो ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो गई। जैसे इसकी पहली ही लाइन देख लें कि जो भी अभी इस वक्त इन्होंने एक आपको दिया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो एक नई बिल्डिंग $800 की ली थी। तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी को 800 से बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपने इसको 800 से बढ़ा दिया तो ओवरऑल हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा। तो या तो एसेट में से ही कुछ और कम होगा या फिर आपकी इक्विटी और लायबिलिटी में कुछ बढ़ना चाहिए। तो देखिए इन्होंने बताया आगे कि 800 से बिल्डिंग नहीं खरीदी, जिसके के पैसे पे किए शेयर कैपिटल से और लॉन्ग टर्म लोन से। 50% लॉन्ग टर्म लोन दिया, 50% शेयर कैपिटल बढ़ा, तो शेयर कैपिटल को भी 50% से बढ़ा देंगे और लॉन्ग टर्म लोन को भी 50% से बढ़ा देंगे 800 के, यानी 400 यहाँ बढ़ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन में, ये 250 के बजाय 650 हो जाएगा, और 400 यहाँ बढ़ जाएंगे शेयर कैपिटल में जो कि 2400 हो जाएगा। तो फिर दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी। इस तरह से जो भी चेंज आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो हमेशा दोनों साइड के ऊपर कंसीडर किया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपको वैसे ही वो पूरी देंगे जिसमें कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि दोनों साइड पे क्या क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये क्या बात हुई? किसी कारोबार का आज मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ, उसके पास कैश तो कम है लेकिन उसके पास माल बहुत पड़ा हुआ है, तो भी उस कारोबार की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए।
तो सिर्फ कैश पे तो डिसाइड नहीं करते, बहुत सारे एंगल्स हैं जिससे हम देख रहे होते हैं। तो उन तमाम एंगल्स से जिससे कि हम किसी बिजनेस की सक्सेस को देख रहे होते हैं, उसमें से एक इन्वेंट्री भी है। अब इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है, मेरे पास 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं अपनी वैल्यूएशन करवा रहा हूँ। अब उन 100 गाड़ियों को जब मैं प्रेजेंट करूँगा अपनी बैलेंस शीट में या अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो एक सवाल ये आता है कि चूंकि वो ये बिकी नहीं है, तो उनको किस वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाए। क्या उनको कॉस्ट लगाई जाए उनकी, क्योंकि वो तो फिनिश प्रोडक्ट हैं। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ दरवाजे रखे हुए हैं, कुछ टायर पड़े हुए हैं, कुछ इंजन रखे हुए हैं, तो क्या चीज़ ऐसी होगी जो किस किस अमाउंट पे वैल्यू करके आप लगाएंगे। अगर इन सब को मार्केट वैल्यू पे लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो तगड़ी दिखेगी, हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स बहुत सारी आ जाएंगी। और अगर इनको हम कॉस्ट पे लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट थोड़ी सी कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो ये डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनको किस वैल्यू पे शो कर रहे हैं, अपनी परचेज वैल्यू पे शो कर रहे हैं या उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। Accountants are quite clear on this. Inventories should be recorded at their purchase price or their net realizable value, whichever is lower, ताकि आप किसी को डिसीव ना करें। आपकी अगर आपने एक इंजन ख़रीदा था गाड़ी में लगाने के लिए 20 लाख रुपए का, तो आप 20 लाख लिखेंगे, और अगर मार्केट प्राइस उसकी 50 लाख है तो आप 20 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि आपने परचेज़ 20 लाख में किया था। आपने परचेज़ 20 लाख में किया था, अब वो इंजन का मॉडल पुराना हो गया और अब मार्केट में उसकी वैल्यू 18 लाख है, तो आप 20 लाख नहीं लिखेंगे, आप 18 लाख लिखेंगे। तो विच एवर इज़ लोअर विल बी रिटन डाउन एज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन कहते हैं हम जब कोई कारोबार करता है तो कारोबार को कंटिन्यू रखना चाहता है, ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो ऐसा बहुत ही होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ की एक मशीन ली, उससे बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस हर साल आपको 50 लाख का प्रॉफिट दे रहा है और आप वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं। 10 साल उस मशीन की लाइफ थी, जब 10 साल पूरे हो गए तो प्रॉफिट तो आपने बहुत बांटा, लेकिन अब आपके बिजनेस को फिर से 10 करोड़ रुपए चाहिए कि अब अगली मशीन कैसे आएगी, ये मशीन तो ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। तो इसलिए क्या किया जाता है कि वो पैसे, बजाय इससे कि हम बार बार वापस शेयर होल्डर्स के पास जाएं, उनसे कहेंगे पैसे दे दीजिए, हमें अगली मशीन ख़रीदनी है, जो कि शेयर होल्डर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अपने रनिंग बिजनेस में से, अपने रनिंग प्रॉफिट्स में से पैसे निकाल के साइड में रखते जाते हैं, ताकि हम उस मशीन की वैल्यू जो है उसकी गिवन लाइफ के अंदर अंदर ही वापस पूरी निकाल लें। इस कॉन्सेप्ट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर मेरी 10 करोड़ की मशीन थी, 10 साल चलनी थी, और सालाना 1 करोड़ मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ताकि 10 साल में उसकी पूरी वैल्यू मेरे अपने सिस्टम के अंदर मौजूद हो और मैं अगली मशीन परचेज कर सकूँ। तो दिस इज़ हाउ डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड भी है कि आपने जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से, विच इज़ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपकी एक मशीन है 10 करोड़ की है, जब ख़राब हो जाएगी तो 1 करोड़ की बिकेगी और आपने इसको 9 साल में डेप्रिशिएट करना है। तो 10 करोड़ की मशीन थी माइनस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी वो पैसे जो आखिर में हमें मिल सकते हैं उसको बेचने पे, तो 10 में से 9 माइनस 1 माइनस किया, 9 बचा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में उसको डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए, उसे डिवाइड किया तो सीधा सीधा पर ईयर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये एक आसान तरीक़ा है। स्ट्रेट लाइन के अलावा डिमिनिशिंग बैलेंस भी एक तरीका होता है। आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्कस किया है या नहीं किया है। डिमिनिशिंग बैलेंस में हम एक परसेंटेज से माइनस करते रहते हैं, यानी हमने कहा 10% हम हर साल माइनस करेंगे। तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 थी तो उसका 10% माइनस किया, तो इस साल उसकी वैल्यू 90 रह गई। अब अगले साल जो माइनस हुई वैल्यू थी उसका 10% माइनस करेंगे, विच वुड बी 9, तो अब उसकी वैल्यू 81 रह जाएगी। फिर अगले साल उसका 10% माइनस करेंगे, 81 में से 8.1 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हर साल
जो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो पहले से कम होती जाएगी। तो ये भी एक मेथड है ख़ास तौर पे ऐसी एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का जिनकी के लाइफ थोड़ी लंबी होती है या एग्जैक्टली आप नहीं जानते कि कितने साल में इसको रिप्लेस करना होगा, तो आप एक परसेंटेज से उसको हर साल डेप्रिशिएट करते रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डेप्रिसिएशन का असर ये पड़ता है कि आपका प्रॉफिट कम आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आप वहाँ पे एक्सपेंस में शो करते हैं, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो होता है। लेकिन साथ ही जो आपने डेप्रिसिएशन के पैसे जमा किए होते हैं वो अपनी एसेट्स में शो करते हैं एज एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि कि जब आप उससे कुछ ख़रीदना चाहें तो वो फंड आपके लिए अवेलेबल हो। तो इसका दोनों जगह इम्पेक्ट आता है। ये तो कुछ जनरल मालूमात थी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके हम किस किस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, इनसे कैसे नतीजे निकाल सकते हैं। बड़े मज़े के नतीजे निकलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं। इस रेशो को अच्छा, इन रेशोज़ को हेडिंग वाइज लेके चलेंगे। हेडिंग में हम ये देखेंगे कि जनरली क्या चीज़ बताएंगे ये रेशोज़। तो एक ही चीज़ बताने के मल्टीपल रेशोज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी ही देखनी है तो प्रॉफिटेबिलिटी के ही मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी देखें और नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी देखें। ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग एंगल से प्रॉफिट को दिखा रहा है और ऑपरेशनल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एक अलग एंगल से दिखा रहा है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम हेडिंग के तौर पे लेंगे और फिर उसके अंडर में कौन कौन से रेशोज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज़ की बात करते हैं, यानी कंपनी कितना इजीली अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है, कितना कैश रेडीली अवेलेबल है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अवेलेबल नहीं है कहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कैश है किसी कंपनी के पास तो ये भी अच्छी बात नहीं है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो लिक्विडिटी रेशो बहुत आसान है। उसका सबसे पहला जो तरीका है वो एक करंट रेशो निकालना। करंट रेशो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल करंट रेशो अगर किसी का करंट एसेट्स 2 हैं और करंट लायबिलिटीज़ 1 है तो 2:1 आ जाएगा। आमतौर पे ये जो लिक्विडिटी रेशो करंट रेशो है आमतौर पे इसको 1:2 यानी प्रोपोर्शनल साइन के साथ जो है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ जो है वो लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2:1 लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो एक तो ये बात पता चल गई हमें कि कितने लिक्विड हैं, जितनी लायबिलिटीज़ हैं करंट जो उनको जल्दी ही पे करनी है उसके मुकाबले में इनके पास एसेट्स काफ़ी हैं, काफ़ी मुनासिब मकदार में मौजूद हैं। अब सवाल है कि लिक्विडिटी रेशो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। देखें बिल्कुल अगर ये एसेट्स कम हो गई हैं और लायबिलिटी ज़्यादा हैं फिर तो बुरा ही है ना, कि अगर मेरे पास एक एसेट है और उसके ऊपर 2 लायबिलिटी हैं, करंट एसेट्स 1 है और लॉन्ग और करंट लायबिलिटीज़ 2 हैं, तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा? मुझे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी अपनी। तो ली क्यों थी मैंने ऐसी चीज़ें कि मैं अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकूँ। तो अगर तो ये एसेट्स कम है और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो गलती हो गया। 1:1 है अगर, तो भी थोड़ा रिस्की है कि अगर मेरी करंट एसेट किसी और काम में इस्तेमाल हो गई तो मेरी लायबिलिटीज़ पूरी करने के लिए मेरे पास एसेट थोड़ी कम रह जाएगी, यानी कैश कम होगा। तो इसका आंसर एसेट हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए हमारी करंट लायबिलिटी से, करंट एसेट्स थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से, कि एक बिज़नेस जो है वो पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहा है, उसको अपनी डे टू डे जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको मीट करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा करंट एसेट्स चाहिए होती हैं। बाज़ बिज़नेसेस जो हैं वो 1.2:1 से काम चला लेते हैं, बाज़ को ज़रा ज़्यादा, अगर उनका बिज़नेस ज़्यादा टर्बुलेंस वाला है तो उनको जो है वो थोड़े ज़्यादा करंट एसेट्स रखनी पड़ती हैं। और इस सिलसिले में बहुत से बिज़नेसेस जो हैं वो बैंक्स के साथ अरेंजमेंट भी रखते हैं कि अगर हमारी करंट एसेट शॉर्ट हो गई तो बैंक जो है वो उसमें हमें सपोर्ट कर देगा, ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ जिस तरह से हैं। और अगर बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स अवेलेबल हैं करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कितनी है, जैसे मैंने अगेन कहा कि डिपेंड करेगा कि उसका हिस्ट्री क्या रही है, बिज़नेस किस टाइप का है। ठीक है जी। इसी तरह से लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो से एक और एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशो। ये जो है वो और स्ट्रिक्ट होता है। इसको जो है वो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज भी माइनस कर देते हैं।
करंट एसेट्स सब से करंट लाइबिलिटीज़ को डिवाइड किया था, तो हम ये सोच रहे थे ना कि सारी करंट एसेट्स देख लो, सारी करंट लाइबिलिटीज़ देख लो, तो पता चल जाएगा कि एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़। लेकिन लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए कौन कौन सी एसेट्स यूज़ करेंगे करंट एसेट्स में? तो हम चाहते हैं कि हम इन्वेंट्रीज़ को भी इसमें से माइनस कर दें, अगर एसेट टेस्ट रेशो देख रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात आप इन्वेंट्रीज़ को करंट एसेट्स में दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप कस्टमर को पे करने, अपने सप्लायर को पे करने जाएंगे, तो अपनी इन्वेंट्रीज़ को थोड़ी बेच के आप वो करेंगे। या हो सकता है इन्वेंट्रीज़ टाइम पे ना बिक सकें, इन्वेंट्रीज़ कन्वर्ट ना हो सकें। तो इसलिए एसेट टेस्ट रेशो जो है ना, वो और बेहतर रेशो होता है। एग्जैक्टली आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स ली जाती हैं इसमें करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करने के लिए। सिर्फ करंट एसेट्स नहीं ली जाती, तो इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसका आंसर और थोड़ा शॉर्ट आता है, लेकिन अगेन ये भी जो है वो बेहतर है कि 1:1 या उससे ऊपर हो। इससे नीचे होगा तो उसका मतलब है कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में किसी मुश्किल से का सामना कर सकते हैं। बट अगेन एज आई वाज सेइंग कि आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पता होना चाहिए। और अगर आपको एक कंपनी का डेटा मिला कि जी 1:1 एसेट टेस्ट रेशो है, 1 एसेट इज़ टू 1 लाइबिलिटी का, तो आप क्या कमेंट करेंगे? तो मैं कहूँगा कि हम कहेंगे कि इट मे बी, देयर मे बी अ चांस कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ मीट ना कर सकें, क्योंकि बहुत क्लोज है मामला। ज़रा सी भी ऊंच नीच होगी तो उसकी एसेट्स हैं वो गिरेंगी नीचे, और वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने में मुश्किल का सामना कर सकती है। फिर सवाल एक ये भी आ सकता है कि लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज़ की जाए। सबसे पहले तो जो फजूल एसेट्स, अगर कोई फिक्स एसेट्स पड़ी हुई हैं ऐसी जो कि इस्तेमाल नहीं होती, उनको बेचा जा सकता है। उसके अलावा इन्वेंट्री को मिनिमाइज़ कर लें, जस्ट इन टाइम टाइप का कोई काम यूज़ कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप अपनी जो, जैसे मैंने कहा, बैंक के साथ ऐसी डीलिंग कर लें कि वो आपको इजीली शॉर्ट टर्म लोन दे सके। तो ये थे आपके लिक्विडिटी रेशियोज़। फिर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर सबसे पहला प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आपके रेवेन्यू में से कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। आपने जो भी चीज़ सेल की है, 100 रुपये की सेल की है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना था और कॉस्ट कितनी थी। तो कॉस्ट निकाल दें, जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो। परसेंटेज में नहीं है, रेशो में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया था। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो आपको बताता है कि आपकी जो प्राइस है उसके मुकाबले में आपकी कॉस्ट, एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी थी। ऑपरेशन एक्सपेंस को हटा दें, कॉस्ट कितनी थी। अच्छा मेजर है। ये बताता है कि चीज़ ख़रीदने में तो इतने की पड़ी, लेकिन बेचते बेचते आपको कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ गया, ये अंदाज़ा से अच्छी तरह से हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट रेशो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो होगा। तो आखिर में जो आपको प्रॉफिट आया, उस वो कॉस्ट, वो आपके सेल्स के मुकाबले में कितना था, सेल्स यानी प्राइस के मुकाबले में। तो आपने 100 रुपये का बेचा, ख़रीदा 50 रुपये का था, और उसके बाद आपने 30 रुपये और ऊपर खर्च किए, तो आखिर में आपका 20 रुपीज़ आ गया जो बचा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो रेशो भी आपको ये बताता है कि आपकी परचेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपकी जो है वो ऑपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। परचेजिंग वीक है, ऑपरेशंस वीक हैं, किन एरियाज़ में आपको मुश्किल हो रही है या किन एरियाज़ में आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है जी। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़ाहिर है कौन कौन देखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा आपका बैंक देखेगा, शेयर होल्डर देखेगा, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी, ये सारे रेशियोज़ को देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कौन से एंगल में बढ़ानी चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि जो एक्सपेंस आपका ज़्यादा आ रहा है आप उसके पर फोकस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है तो उस पर फोकस करेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो सके की तरह से बेहतर सोर्सिंग कर सकें, बेहतर जगह से खरीद सकें, बल्क बाइंग करने की बात करें, इस तरह की कोशिश करें। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना है। और एक आप नज़र प्राइस को भी देख सकते हैं कि आप मार्केटिंग इस तरह से करें कि आपकी प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। फिर है जनाब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि मैंने 1 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया, 10 करोड़ से बिज़नेस शुरू किया, तो उस पर कितना प्रॉफिट वापस आता है मुझे हर साल। चूँकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल में एक दफ़ा आमतौर पे निकल रहा होता है,
तो आप इसको एनुअली समझ सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है या 10% है, तो मैं 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए वापस आते हैं। 10% है अगर, तो 12% है तो 12 लाख रुपए वापस आते हैं हर साल। तो ये एक तरीका हो सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितनी एफिशिएंट चल रही है। इस कंपनी में पैसा लगाना कैसा है, इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो इतना पैसा रिटर्न में मिलेगा हर साल हमें कमोबेश। ठीक है जी, तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो अच्छी बात है, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ऑटोमेटिकली, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो वही एक रास्ता है कि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतर बना सकें। अगर आप प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे तभी जाके आप क्या रिटर्न ROCE बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, अब ये फिर वापस पीछे चले जाएंगे। हमको प्रॉफिटेबिलिटी दायरे कॉस्ट कम करके बढ़ा सकते हैं, प्राइस को बढ़ा के कर सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा के कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं वो आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा सकती हैं। एफिशिएंसी के कुछ और इश्यूज हैं जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर। एक बिजनेस ने जो है वो फॉर एग्जांपल 1 साल की बात करते हैं, तो 1 साल में आपकी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा बिक जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर है, वो कहता है भाई मैं हर साल 1 करोड़ का माल बेचता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी खाली 10 लाख की है। क्या मतलब हुआ इस बात का, 10 लाख रुपए लगाए लेकिन 1 करोड़ का माल बेचता हूँ। वो कैसे, 10 लाख का माल खरीदता हूँ, उसको बेचता हूँ, उन पैसों से फिर 10 लाख का माल खरीदता हूँ, फिर बेचता हूँ, फिर उन पैसों से फिर 10 लाख का माल खरीदता हूँ। इस तरह साल में 10 दफ़ा मैं अपनी इन्वेंट्री घुमा लेता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको, अगर आपने ज़्यादा दफ़ा घुमा ली इन्वेंट्री तो वो अच्छी बात होगी आपके लिए कि आपने जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स ले लिए। और अगर आपने इन्वेंट्री ज़्यादा दफ़ा नहीं घुमा सके, पूरे साल में जितना भी बनाया था पूरे साल में एक ही दफ़ा बेचा, एक ही दफ़ा वो पैसे इस्तेमाल हो सके, तो ज़ाहिर है ये लेस एफिशिएंट है। लेकिन अगेन ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है, किस टाइप का बिज़नेस है, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज मेजर्ड बाय द फार्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर रखें, एवरेज इन्वेंट्री को नीचे रखें, और इससे कैलकुलेट कर लीजिए अपना रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करने का क्या लॉजिक है, तो फॉर एग्जांपल एवरेज इन्वेंट्री मेरी जितनी भी है, मैंने जो बेचा, फॉर एग्जांपल मैंने बेचा 10 करोड़ का सामान और मेरी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 10 लाख की होती है, तो इसका मतलब है 10 करोड़ का सामान बेचने के लिए मैंने 10 दफ़ा परचेज़ की होंगी चीज़ें, तब जाके 10 करोड़ का माल बना होगा मेरे पास। अगर मेरी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 5 करोड़ की है और मैं 10 करोड़ का सामान बेच रहा हूँ, तो मैंने 2 दफ़ा इस एवरेज इन्वेंट्री को ख़रीदा होगा, फिर जाके मैंने, तो जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतना ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री टर्नओवर मेरा ज़्यादा आएगा। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 2। तो बहुत आसान सी बात है एवरेज कैलकुलेट करना। तो जो सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है या ट्रेड इंडस्ट्री नहीं है, तो ज़ाहिर है उसमें ये इतना इम्पोर्टेंट वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट एक रिज़ल्ट है। फिर एक और है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो आपने पैसे किसी से लेने हैं, उससे पैसे कितने वक्त में वापस आते हैं। जितना कम वक्त में वापस आते हैं उतना ही अच्छा है, आपको जल्दी रिकवरी हो जाती है। जितना लेट आते हैं उतना ही बुरा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे वापस रिटर्न करवाने में। इसका फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ये क्या हुआ, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसमें जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ डेज में आता है, क्योंकि हम 365 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो आपकी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की सेल्स थी, उसमें से आपने 1 लाख जो है वो क्रेडिट पे किया हुआ था, डे एंड होने पे अभी भी रिसीवेबल बाकी था।
आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स जो हैं, टोटल क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आपकी 1 मिलियन की थी, और उसमें से 1 लाख अभी 20 साल एंड होने पे भी बाकी था। तो इसका मतलब है कि आपने 10% ऑफ द सेल्स अभी तक रिकवर नहीं की। इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा साल लगेगा इसको रिकवर होने में अगर, तो हम ये कहेंगे कि ये डेज निकाल के दे देगा आपको कि कितने डेज में ऑन एन एवरेज। ज़ाहिर है ये एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं है, ये बता सकता है कि ऑन एन एवरेज आप कितना वक्त लेते हैं अपनी जो डेट्स हैं उनको रिकवर करने का, जो आपने लोगों को धार पे सामान बेचा होता है। तो जितना ये कम होंगे उतना अच्छा है, लेकिन कोई इसका एग्जैक्टली एक ट्रू या करेक्ट आंसर नहीं है। और इसके लिए आप जो है वो लोन्स शॉर्ट टर्म दें, लॉन्ग टर्म क्रेडिट ना दें। लेकिन ज़ाहिर है ये बिज़नेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाद वक़्त क्रेडिट देना जो है वो बिज़नेस की नेसेसिटी होती है, उसके बगैर सामान नहीं बिकता। फिर जैसे कि रिसीवेबल टर्नओवर है, वैसे ही पेएबल टर्नओवर है कि आप कितने वक्त में सामान के पैसे पे करते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें हम चाहेंगे कि ये बड़ा हो, और इसके लिए आपको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कम पैसों में आप गुजारा कर लेंगे अगर आप ज़्यादा दिन मिल जाते हैं आपको पे बैक करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर आप आ जाते हैं जी गियरिंग रेशोज़ की तरफ। रेशोज़ बहुत सारे हैं मज़े के। तो गियरिंग रेशो क्या होता है? गियरिंग रेशो को यूँ ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कोई कारोबार बाहर से पैसे लेकर कितना ग्रो कर रहा है, उसने अपने ग्रोथ में बाहर वालों से पैसे यानी एक्सटर्नल लोन को कितना बड़ा फैक्टर बनाया हुआ है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला देखें आसान है कि कितनी लायबिलिटीज़ आपके पास हैं। नॉन करंट इसलिए कि करंट लायबिलिटीज़ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं होती, करंट लायबिलिटीज़ तो डे टू डे इश्यूज़ के लिए होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ आमतौर पर बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिए होते हैं आपने। तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके मुकाबले में कितना लोन लिया हुआ है आपने। तो इसको जब आप निकालते हैं तो आपके पास पता चलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले में इतने % हम लोन पे चल रहे हैं। जैसे इन्होंने इतना कैपिटल एम्प्लॉय किया जिसमें से कि इतना लोन पे था, तो 10% गियरिंग है इनके पास, और किसी के पास 40% गियरिंग है। जिसकी गियरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उस कारोबार का रिस्क भी बढ़ जाएगा कि उसने लोन पे लेके किया हुआ है, अगर लोन को टाइमली पे ऑफ नहीं कर सका तो वो फंस भी सकता है। लेकिन वंस अगेन हर रेशो जो है वो किसी एब्सोल्यूटली उसको नहीं, उसकी वैल्यू को जज किया जा सकता, उसको और बहुत सारी चीज़ों के साथ देखा जाएगा। अगर एक बिज़नेस जो है वो देख रहे हैं कि उसके साथ और दूसरे कारोबार इसी गियरिंग रेशियो के साथ चल रहे हैं और सक्सेसफुली पे ऑफ करते जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन बहरहाल हायर द गियरिंग हायर द रिस्क। और अगर आपको गियरिंग कम करनी है अपनी तो फिर आप ज़्यादा शेयर बेच के मार्केट से कैश उठा लीजिए, मार्केट से पैसे उठा लीजिए, ताकि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ जाए। ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा है कि अपना लोन कम कर दीजिए, ये दूसरा रास्ता हो सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रेशियोज हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड रेशियो है। शेयर प्राइस, मैंने एक शेयर खरीदा 1,000 रुपये का एक शेयर, उस पर जो प्रॉफिट आया वो 100 रुपये आया, तो मैं कहूँगा 10% यील्ड थी, 10% मुझे प्रॉफिट मिला, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो कैसे निकालते होंगे? डिविडेंड कितना मिला मुझे साल के आखिर में, मुझे एक शेयर पे कितने पैसे मिले, डिवाइड बाय मेरे शेयर की प्राइस क्या थी, उससे डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। और डिविडेंड निकालने के लिए तरीका क्या है? डिविडेंड निकालने का तरीका ये है कि टोटल डिविडेंड कितना इशू किया और टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं, तो उसको डिवाइड कर लीजिए, तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड इशू हुआ ये निकल के आ जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो कि शेयर मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। इसी की बुनियाद पे अक्सर जो है वो आपके शेयर की प्राइसेस ऊपर और नीचे जाती हैं। जब डिविडेंड कोई ज़्यादा देना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी ऊपर चली जाती है। और इससे कंपनी की साख का भी बहुत ताल्लुक होता है। कंपनी की साख इस पर काफ़ी डिपेंड करती है मार्केट के अंदर। अच्छा, एक तो हो गया आपका डिविडेंड यील्ड रेशो, जबकि दूसरा है डिविडेंड कवर रेशो। दोनों में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने कहा कि हम एक शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड देंगे और हमारे लेट्स सपोज 1 लाख शेयर हैं, तो हमें 10 लाख रुपए डिविडेंड देना है। तो लेट्स सी कि इनका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इनका जो है वो 20 लाख है। तो ये अगर डिविडेंड देने पे आए तो डबल 2 दफ़ा दे सकते हैं ये सेम डिविडेंड। ये बात हो रही है कि डिविडेंड कवर रेशो क्या होता है।
प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय एनुअल डिविडेंड। तो इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 1.5, इट कैन नॉट बी पॉइंट समथिंग, 0.1 नहीं हो सकता, 0.9 नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा, क्योंकि डिविडेंड देंगे कहाँ से अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया। तो बायमैक्स नीचे से नीचे 1 हो जाएगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा। ई तरह से एक और रेशो है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि आपके शेयर की मार्केट प्राइस क्या है और आपके शेयर की अर्निंग क्या है। देखें, पहले जो हमने देखा था वो देखा था कि एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, एक शेयर पे, या हमने देखा था कि डिविडेंड की यील्ड कितनी है, कि शेयर की प्राइस कितनी थी और डिविडेंड कितना आया था। अब हम देख रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशो, कि अर्निंग पर शेयर कितनी है और मार्केट की शेयर की प्राइस कितनी है। अर्निंग पर शेयर तो हमने निकाला ना कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं टोटल डिविडेंड कितना दिया गया, टोटल शेयर कितने इशू हुए थे तो एक शेयर पे, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। तो ये देखिए उसका उलट है, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो अब आंसर जितना बड़ा आएगा उतनी अच्छी बात नहीं है, मार्केट प्राइस कम होनी चाहिए और अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब ये कितना होता है, तो जवाब ये है कि 10% तो कम से कम होना चाहिए। किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें हम कहते हैं 10% है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, 10% से ऊपर चला गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 5% से भी नीचे रहा तो ये ज़रा कमज़ोर कंपनी है। जो अर्निंग की बात हो रही है, प्राइस पर अर्निंग उसका उलट हो जाएगा, कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो अर्निंग जो है वो कम लग रही है आपको, ऑटोमेटिकली प्राइस अगर बढ़ जाएगी और अर्निंग उतनी रहेगी तो अर्निंग कम लगेगी आपको। इसकी मिसाल ये है कि मैंने जैसे बताया कि मैंने 1000 का शेयर लिया था, उससे 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो हम कहेंगे कि 10% है, लेकिन प्राइस पर अर्निंग जाएंगे तो 0.1 हो जाएगी। तो जो अर्निंग है वो 0.1 यानी कवर कर रही है मेरी प्राइस को। ठीक है जी, तो ये एक एंगल हो गया। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन रेशोज से, कि कौन इसका शेयर ख़रीदेगा या कौन इसका शेयर नहीं ख़रीदेगा। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट रेशोज थे जो कि हमने देखे। यहाँ पे इस लेसन को एंड करते हैं, आखिरी के 2 चैप्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ताकि वीडियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी ना हो जाए। आप इसको देखिए, समझिए, और इसी की बुनियाद पर हम बहुत दफ़ा अपने जो केस स्टडीज़ हैं उसमें डिसीजन देंगे कि इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए, इस कंपनी को आगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।